हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। तो हमारी जो सीरीज़ है पॉलिटी की अब स्टार्ट हुई है और पॉलिटी में हमने कुछ क्लासेस ही किए हैं। जिन्होंने भी पॉलिटी की क्लासेस की शुरुआत नहीं की है, जो आज देख रहे हैं डायरेक्टली, वो प्लीज़ जाकर पॉलिटी के सारे सीरीज़ यानी कि 3 से 4 क्लासेस हुई हैं, अभी स्टार्ट ही हुआ है। और अगर आप कोई भी चीज़ को शुरू से पढ़ते हो तो वो स्टोरी आपके माइंड में रहती है और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको एक स्टोरी की तरीके से पॉइंट वाइज कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प करे, स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो कवर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हमें स्टोरी की तरह उसे याद करना होता है। तो आइए हम देखते हैं, आज का जो चैप्टर है वो संविधान निर्माण प्रक्रिया का पार्ट 2 है। कल के क्लास में हमने देखा था कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का पार्ट 1, उसमें हमने देखा था कि संविधान का निर्माण की मांग कैसे हुई, यानी कि संविधान जो है वो भारतीयों के दिमाग में कब से उपज रहा है और वो कब से चाह रहे थे कि हमारा भी अपना खुद का बनाया हुआ संविधान हो। हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के गुलाम थे भारतीय और उनको आज़ादी नहीं थी कि वो अपना खुद का संविधान, वो अपने खुद के नियम कानून को लागू करें। ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे भारत के शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वो व्यापार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे और उन्होंने शासन में हस्तक्षेप करके धीरे धीरे करके बहुत सारे क्षेत्र को अपने अंडर कर लिया और इस प्रकार से उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। और चार्टर्ड एक्ट में हमने कुछ रूल्स पढ़ाए थे आपको, जिसके द्वारा उन्होंने क्या किया कि अपने अपने नियमावली भारत में बनाने शुरू कर दिए। अब भारतीयों को चाहिए था कि हमारा खुद का संविधान हो, तो संविधान की मांग किसने सबसे पहले की थी? तो संविधान की डिमांड के बारे में सबसे पहले जो थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में प्रस्तुत की थी। उसके अलावा फिर क्या होता है कि जो एक रूपरेखा, संविधान का रूपरेखा जो है दिमाग में किसके आया, उसका ढांचा किसके दिमाग में सबसे पहले आया था, वो थे एम.एन. रॉय 1934 में। उसके बाद गांधी जी 1922 में संविधान के बारे में उन्होंने एक टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया हुआ होना चाहिए। हालांकि संविधान निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं रही, संविधान सभाओं में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। संविधान सभा के गठन में जो चुनाव था उसमें कहीं भी उन्होंने सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। उनके अलावा जितने भी महान व्यक्ति थे उस दौरान, उन्होंने सभी ने संविधान निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सब उसके सदस्य रहे थे। हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने मांग की, फिर अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया और फाइनली कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा गठन करने की बात कही गई। तो संविधान सभा का जब गठन हुआ था, यानी कि गठन करने की बात कही गई थी, तब बोला गया था कि 389 सदस्य होंगे उसमें। लेकिन जब चुनाव होता है और क्योंकि मुस्लिम लीगों ने अपनी मांग की तो उन्होंने बहिष्कार किया इस चीज़ का। उसके बाद देशी रियासत से कुछ लोग नहीं जुड़े, बाद में हालांकि सरदार पटेल जी के कहने पे देशी रियासत भी जुड़ने लगे। तो इस प्रकार से फाइनली कितने लोग थे संविधान सभा के सदस्य के रूप में, कितने लोग बचे? 299 लोग बचे थे। इनमें से भी जब संविधान बन के अंगीकृत हुआ तो 284 लोग ही बचे, तो वो सब हम पढ़ेंगे लास्ट में। तो आइए देखते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया का पार्ट 2। कल की क्लास में हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, उसके बाद भी देखा था हमने कि जो कैसे कैसे संविधान सभा की बैठक हुई। उसके बाद जब 299 सदस्य बच गए, अब एक कंडीशन आया कि संविधान सभा तो बन गया, लेकिन अब संविधान का प्रारूप कैसे तैयार किया जाए, ढांचा कैसे तैयार किया जाए, और बहुत सारे काम होते हैं। तो उन सभी कामों को अलग अलग भागों में विभाजित करके समितियां बनाई गई और उन समितियों का अध्यक्षता किसी किसी को दे दिया गया। जैसे जो भी काम है, हर एक काम के लिए एक समिति बनाई गई, उस समिति के अध्यक्ष जो है उस काम की देखरेख करेंगे। तो उन समितियों के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी समितियां थी। समितियां जो थी संविधान के प्रारूप को तैयार करने में, तो बड़ी समितियां में 8 समितियां थी और 13 छोटी समितियां थी। और ये 8 बड़ी समितियों को मुख्य समितियों के रूप में देखा जा सकता है। तो उन 8 समितियों के अध्यक्ष कौन कौन हैं और वो 8 समितियां कौन कौन से हैं, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। सबसे पहले संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
उसके बाद संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघ दोनों में संघ वर्ड यूज हुआ है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि संघ वर्ड यूज होने के बाद उसमें उसके जो अध्यक्ष रहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी रहेंगे। अब आया प्रांतीय संविधान समिति। हमने देखा था कि देसी रियासत या फिर अलग अलग प्रांत में जाके सबको एकता पूर्वक यानी कि सब में एकता बिठाकर सबको लेके कौन आए थे कि संविधान सभा में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? सरदार पटेल जी। तो प्रांतीय संविधान समिति के रूप में सरदार पटेल जी को देखा जा सकता है। तो आप एक माइंड में एक स्टोरी रखें तो जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। प्रारूप समिति, प्रारूप संविधान बनाने में, संविधान का प्रारूप तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था B.R. अम्बेडकर जी को। तो इसी वजह से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के बारे में सरदार पटेल जी मतलब ज़्यादा ये थे, क्योंकि हमने देखा था कि अल्पसंख्यक या कहीं प्रांत के लोग हैं या कुछ छूट रहे तो सबको यूनिटी में लाया था सरदार पटेल जी ने ही, और उनके अधिकारों के बारे में बताया था। तो एक तरह से इसे हम स्टोरी के रूप में जान सकते हैं। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल जी थे। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राज्य समिति, संघ और राज्य से संबंधित वर्ड के जो हेड होंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक ट्रिक की तरह है। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बोल सकते हैं नियम और संचालित करने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष यही थे। अब देखते हैं छोटी समितियां। छोटी समितियां जो थी कितनी थी? 13 थी, लेकिन इनमें से सारी समितियों के नाम या उसके अध्यक्ष के नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसी वजह से हम कुछ समितियों के बारे में देखेंगे। जैसे कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी जी थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। झंडा समिति के रूप में कहीं कहीं जे.बी. कृपलानी, लेकिन अगर झंडा तदर्थ समिति लिखा जाएगा तो राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब देखते हैं प्रारूप समिति। ये जो 8 बड़ी समितियां देखी थी हमने, उसमें हमने देखा था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है प्रारूप समिति, क्योंकि प्रारूप समिति का काम क्या था कि मेन जो ढांचा देना, संविधान का प्रारूप ड्राफ्टिंग करना, इनका काम था। तो इस तरह से ये जो 8 बड़ी समितियां थी, इनमें से भी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थी वो ये थी। तो प्रारूप समिति के बारे में हमें डेप्थ में पढ़ना होगा। प्रारूप समिति बनाई गई थी कब? 29 अगस्त 1947। ये डेट आप याद रखेंगे। इसमें जो थे 7 सदस्य थे, और 7 सदस्यों में से भी एक जो है हेल्थ की वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो इस वजह से क्या हुआ, उनके जगह दूसरे कोई बिठाया गया, और उसके बाद एक की डेथ हो गई थी, उनके जगह भी दूसरे को बिठाया गया था। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। सबसे पहले B.R. अम्बेडकर जी, वो तो हेड ही थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद M. गोपालास्वामी अयंगर जी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव। तो N. माधव राव की जगह सबसे पहले कौन थे? B.L. मित्र थे। तो उनको हेल्थ इश्यूज आ गया था, हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो उनकी जगह पे N. माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। अब आते हैं T.T. कृष्णामाचारी। तो ये भी D.P. खेतान की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, और इसी वजह से T.T. कृष्णामाचारी को बनाया गया प्रारूप समिति का सदस्य। तो इस प्रकार से प्रारूप समिति के 7 सदस्य बने। अभी तक हमने देखा कि समितियां बनाई गई, 8 बड़ी समितियां, 13 छोटी समितियां, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अब उन्होंने प्रारूप तैयार करना शुरू किया, सब संविधान सभा का गठन हो गया, समितियां बनने लगी, सबको अपने उनके काम को डिवाइड कर दिया गया, आप ये काम करेंगे, आप ये काम की देख रेख करेंगे। अब जो है कि अब सब चीज़ हो गया कि अब काम करने की समय आई, तो काम करने की बारी आई, तो उस दौरान धीरे धीरे अब क्या करना था, प्रारूप तैयार करना था, प्रारूप को पेश करना था, और उस प्रारूप में कौन कौन से डिफेक्ट थे उन चीज़ों में संशोधन करना था। अगर आप किसी को प्रारूप तैयार करके देते हैं तो वो तो चेक करेगा ही कि किस तरीके से संविधान का प्रारूप है, उसमें क्या क्या गलतियां हैं, कैसे कैसे संशोधन होंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में। तो अब संविधान के प्रारूप की बात हो गई, तो संविधान के प्रारूप की भी बैठक हुई। पहला प्रारूप पेश किया गया, तो उस मीटिंग में पहला प्रारूप पेश किया गया था Feb 1948। उस दौरान क्या किया गया
कि प्रारूप पेश करने के दौरान प्रारूप को ऐसे देखा गया, पढ़ा नहीं गया था संविधान के प्रारूप को, और देख के वो फिर वापस से समय दिया गया कि आप ना 8 महीने का समय ले लो और उस 8 महीने के दौरान आप क्या करेंगे, इस प्रारूप पे चर्चा करेंगे और अगर कहीं कुछ गलतियां हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं होना चाहिए, उनको हटा के उसमें संशोधन करेंगे। अब दूसरा प्रारूप फिर पेश किया जाता है इसके ठीक 8 महीने बाद, क्योंकि 8 महीने का समय दिया था, तो अक्टूबर 1948 में पेश किया गया। तो उस दौरान उस टाइम भी कुछ चीज़ें मतलब जो संशोधित की गई थी। उसके बाद फाइनल जो था वो तीसरा प्रारूप पेश किया गया था, कब, 4 नवंबर को, और इसमें 5 दिन तक जो है डिस्कशन किया गया था, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। और इस दौरान संविधान के प्रारूप को पहली बार पढ़ा गया। उसके बाद 15 नवंबर को दूसरी बार फिर वापस से विचार करने लगे, विचार विमर्श शुरू हो गया, और वो विचार विमर्श शुरू होने के बाद फाइनली जो है संविधान बन के पूरी तरह से तैयार हो गया। और तैयार होने के बाद बारी आई कि संविधान को अंगीकृत करने की, यानी कि संविधान को जो है पारित किया जाए। अब क्योंकि मतलब इस तरीके से 3 बार प्रारूप पेश किए जा चुके थे। उसके बाद मीटिंग भी हुई थी टोटल, संविधान प्रारूप में 141 मीटिंग हुई थी टोटल, और टाइम लगा था 6 महीने तक के टाइम में हो गया था, जब वापस से सारी कुछ मतलब पहला प्रारूप पेश किया गया, दूसरा प्रारूप पेश किया गया, तीसरा प्रारूप पेश किया गया, तो इस तरीके से। लेकिन इससे रिलेटेड मीटिंग जो ही हुई थी वो 141 मीटिंग हुई थी, और फाइनल टच मतलब 6 महीने में दे दिया गया था। अब देखते हैं 26 नवंबर 1949 का दिन आता है। इस दिन जो है कंप्लीट सारा कुछ हो गया, जो भी संशोधन करने थे संशोधन हुए, जिन चीज़ों पे चर्चा करनी थी हर चीज़ होने के बाद क्या होता है कि संविधान जो है उसको पारित करना था, संविधान के जो प्रारूप को पारित करना था कि फाइनली अब जो है ये बन के तैयार हो गया और पारित हो जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। इस दिन हम उस गणतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस के रूप में इसे हम नहीं मनाते हैं इस दिन को, क्योंकि आगे इसके लिए भी कुछ चीज़ें हुई, डेट एक फिक्स रखा गया। इस दिन पारित तो हो मतलब प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन देश में पारित नहीं हुआ था। संविधान निर्माण के प्रस्ताव को पारित कर दिया कि चलो ये फाइनल टच दे दिया गया, सबने सिग्नेचर भी कर दिया, लेकिन पूरे देश में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब हमने देखा था कि 299 लोग बचे थे, 389 लोग में से 299 लोग बचे थे इसके जो संविधान सभा के सदस्य थे। इसमें से भी कुछ लोगों की डेथ हो गई और कुछ लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फाइनल जब संविधान का जो प्रारूप हुआ, संविधान अंगीकृत हुआ, उसके प्रस्ताव, संविधान प्रस्ताव को पारित किया गया, या तो अंगीकृत बोला जा सकता है क्वेश्चन में, या प्रस्ताव, संविधान के प्रस्ताव को कब पारित किया गया। तो 26 जनवरी 1949 के दिन कितने लोगों ने टोटल हस्ताक्षर किए, साइन कितने किए, 284 लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। उसके बाद जब ये संविधान प्रस्ताव को पारित किया गया तो उस दौरान संविधान में क्या क्या चीज़ें थी। पहली चीज़ एक प्रस्तावना थी, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बैठक हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में उसे मतलब पेश किया था। तो एक प्रस्तावना थी उसमें, और जो अनुच्छेद थे संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अनुच्छेद बढ़ते गए, अनुसूचियाँ बढ़ती गई। तो उस दौरान मूल संविधान में इतनी ही चीज़ें थी। उसके बाद संविधान जब पारित हुआ, यानी कि संविधान प्रस्ताव पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उसी दौरान 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, क्योंकि वो 15 अनुच्छेद बहुत ज़रूरी थे लागू करने। तो वो 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। तो बोला जा सकता है कि जब संविधान के प्रस्ताव को पारित किया गया तो उस दौरान कितनी अनुसूचियों को उसी दिन पारित कर दिया गया था? तो 15 अनुच्छेद को। और मूल संविधान में कितने, जो मूल संविधान यानी जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें थी? तो ये सारे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि क्या क्या चीज़ें थी। प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। बार बार रिपीट करने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको अच्छे से याद हो जाए।
अब फाइनल दिन आता है 26 जनवरी 1930। अब आप कहेंगे कि 26 नवंबर को जब प्रस्ताव पारित हो गया, सारे काम हो चुके हैं, जो संशोधन करने थे वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो फिर ये दिन क्यों चुना गया? तो इसके पीछे का रीज़न है कि लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन जब 1929 में हुआ था, तो उस दौरान क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में उस दिन को घोषित किया था कि आज के दिन पूर्ण स्वराज दिवस, क्योंकि उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। तो इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया पूरी तरह से जो संविधान को पारित करने के लिए। संविधान प्रस्ताव पारित करना, संविधान देश में पारित करना दोनों अलग चीज़ें। संविधान प्रस्ताव 1949 को, लेकिन संविधान पूरे देश में लागू करना, पूरे देश में पारित करना 26 जनवरी 1950। ये चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं हम बार बार, क्योंकि ताकि आपको वो जो अंतर पता चल जाए। और फाइनली इस दिन जो है हमारा देश जो है, हमारे देश में संविधान मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, और इस प्रकार से जो है संविधान बन के तैयार हुआ। संविधान बन के तैयार होने के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, संविधान बनाने में कितने दिन लगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसके पार्ट 3 में पढ़ेंगे, और कल फाइनली जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।